फिर वो तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर चंदा के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड भी बहुत चिंतित हो जाती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है कि मुझे अगर तुमसे शादी करनी है तो मुझे खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ सची, सही कहा तुमने। लेकिन उस दिन भी तुमने कितना गलत किया। इसी माँ के सामने झूठ बोलकर तुम तीनों को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम नहीं भागते तो और क्या करते भला? आंटी जी को कुछ भी बनाकर खिलाते क्या? क्या तुम भी इंदर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ सची कि तुम तीनों के पास भागने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब माँ को कौन समझाए? उन्हें तो सब सच पता चल गया। तुम फिक्र मत करो इंदर। अगर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मुझे खाना बनाना सीखना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे खाना ही तो बनाना है, थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है उसमें। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं आराम से सीख जाऊंगी। और ये श्योर न साची? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन रसोई में जाने के बाद जो हाल होता है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। 1 महीने के अंदर ही मैं सारी कुकिंग सीख लूंगी। मेरी माँ तो पूरे मोहल्ले में अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है और उन्हें तो पापा मास्टर शेफ कहकर भी पुकारते हैं। इसीलिए मैं सारा खाना उन्हीं से सीखूंगी, क्योंकि उनसे अच्छा तो कोई और खाना बना ही नहीं सकता। अरे वाह सची, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी तरह से रूबीना और डिम्पल भी कुकिंग सीखने की ठान ही लेती है। देखिए माँ, आज से मैं ऐसे ही रसोई में खड़ी रहूंगी और आपको खाना बनाते हुए देखूंगी और आपसे खाना बनाना सीखूंगी भी। क्या? अरे ये तो क्या कह रही है? तू सच में साची ही है ना? या फिर मेरे घर में कोई बेरुपया आ गया है? अरे क्या माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी साची ही हूँ। अरे जिस लड़की ने कभी अपने घर की रसोई ठीक से देखी भी नहीं, अब वही लड़की रसोई में आकर कुकिंग सीखना चाहती है। अचानक से ये बदलाव कैसे आया तुझ में? सच सच बता साची, ये आखिर माजरा क्या है? ओफो माँ, कोई माजरा वाजरा नहीं है। अब आप और दादी मुझे बार बार इसी बात को लेकर कितने ताने मारती रहती हो कि मैं खाना बनाना नहीं जानती और इसकी वजह से मुझे आगे जाकर दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मुझे शादी के बाद दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं सारी तैयारी अभी से शुरू कर रही हूँ। जितना हो सकता है उतना सीखूंगी और अपने ससुराल वालों को खाना बनाकर खिलाऊंगी। चल अच्छी बात है। और मुझे तो तुझे इस तरह से देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि तू खाना बनाना सीखने के लिए कितनी मेहनत ले रही है। थैंक यू सो मच माँ। अब चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। हाँ बेटा। वही दूसरी तरफ रूबीना और डिम्पल यूट्यूब पर देखकर खाना बनाना सीखने लगती है। ये सब क्या चल रहा है डिम्पल? अरे तू पागल हो गई है क्या? 2 घंटे पहले ही मैंने पूरी रसोई साफ करके रखी थी, लेकिन अब इसकी हालत देख। तूने तो सब कुछ फिर से गंदा कर दिया है। अरे खाना बनाना सीख रही है या रसोई गंदी करना सीख रही है तू? आई एम रियली सॉरी माँ, अब नया नया सीख रही हूँ ना, तो हर चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे जैसे मैं सीखूंगी ना, वैसे वैसे रसोई में गंदगी भी कम होती जाएगी। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, जो अचानक से खाना बनाने का भूत क्यों सवार हो गया है तेरे सर पर? पहले तो रसोई में आकर खुद का खाना लेने के लिए भी तुझे जान पर आता था, और अब देखो यहाँ पसीने बहा बहा कर हर एक डिश बनाना सीख रही है तू। कमाल है। अब सीखो तो भी प्रॉब्लम और ना सीखो तब भी प्रॉब्लम। आखिर आप क्या चाहती हो माँ? कि शादी होने के बाद लोग मुझे नाम रखें कि इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती माँ, कि मेरी वजह से आपकी इज्जत चली जाए, और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है,
ऐसी ही सीखते रहे। और अगर तुझे किसी भी चीज की मदद लगे तो मुझे आवाज दे देना। मैं अपने कमरे में सीरियल देख रही हूँ, लेकिन फिर भी तेरी मदद के लिए मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन अभी के लिए तो मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपना सीरियल एंजॉय कीजिए। फिर कुछ ही दिनों में वो तीनों धीरे धीरे करके पूरा खाना बनाना सीख लेती है। वहीं दूसरी तरफ चंदा भी अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढना जारी रखती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो रौनक, मैंने तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से खाना बनाकर लाया है। क्या बात कर रही हो रुबीना? सच में? ये खाना तुमने बनाया है? हाँ बाबा। अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है भला? वाह रुबीना, अरे तुम तो 15 से 20 दिनों में ही सब सीख गई। अरे नहीं रौनक, पूरी तरह से नहीं सीखी हूं मैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब चक्कर देखो ना और बताओ मुझे कि कैसा बना है। इसका स्वाद जानने के लिए तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। हाँ रुबीना, अभी बताता हूँ। फिर रौनक वो खाना खाने लगता है। यो, अरे ये भी कोई खाना है? बाप रे, सॉरी टू से रुबीना, लेकिन इस खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और अगर मेरी माँ ये खाना खा लेगी तो वो हमारी शादी तो कभी होने नहीं देगी। ओह गॉड, ऐसा है क्या? हाँ रुबीना, और बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें और सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये खाना तो बहुत ही बेस्वाद बना है। अरे नहीं रौनक, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे और समय लगेगा सीखने में, इसलिए मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगी और मैं खाना बनाना सीख कर ही रहूंगी। और मेरे हाथ का बना खाना खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी, देखना तुम। फिर इस तरह से वो तीनों अब और भी ज्यादा समय लेकर सीखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ लेती है। हाँ बच्चों, अब जैसे ही महीना खत्म होने को आया है, मैंने लड़कियां ढूंढ निकाली है। ये देखो उन तीनों की फोटोज, है ना एकदम सुंदर? अरे प्लीज माँ, हमारी शादी उन तीनों से ही कराओ ना, क्योंकि हम उन्हीं से प्यार करते हैं। हाँ माँ, रूबीना के सिवाय मैंने कभी किसी को अपनी पत्नी के रूप में सोचा भी नहीं, इसीलिए प्लीज माँ, एक बार हमारी खुशियों के बारे में सोचकर तो देखिए। अरे चुप करो, अगर मैं तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती रही तो यहाँ पर तुम तीनों की शादी के बाद मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे मुझे खाना बनाकर कौन देगा? तुम तीनों? अरे माँ, अगर खाने की ही बात है तो हम कोई अच्छे से अच्छी काम वाली रख लेंगे, इसलिए आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर आपको दिन में 50 पकवान भी खाने हो तो वो आपको काम वाली बाई बनाकर दे सकती है, क्योंकि हम उसे अच्छे खासे पैसे देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही कह रहा है माँ, हम लाएंगे ना कोई दूसरी नौकरानी। हाँ माँ, बस आप हम पर इतनी सी मेहरबानी कर दो कि हमारी शादी हमारी पसंद की लड़कियों से करा दो। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अरे बेशर्मो, अपनी माँ का छोड़कर अपने ही बारे में सोच रहे हो? भूल गए क्या? मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुम तीनों अपने गर्लफ्रेंड को मुझसे ऊपर रख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी भी आगे की जिंदगी है माँ, और शादी एक ही बार होती है और उसी व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है, इसीलिए ये शादी का फैसला जरा सोच समझ कर लीजिए। मैंने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सोच समझ कर ही लिया है, और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंडों को मेरी बहुएं बनना है तो उन्हें खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अरे माँ, आपको किसने कहा कि वो तीनों खाना नहीं बना सकती? शायद आपको पता नहीं है माँ, लेकिन वो तीनों आपके लिए खाना बनाना सीख रही है। हाँ माँ, और इस बात को लगभग 1 महीना होने को आया है, और अब तो वो तीनों अच्छा खासा खाना बनाना सीख गई है। आपकी कसम माँ, हम झूठ नहीं कह रहे। हाँ माँ, आप बस उन तीनों को और 1 हफ्ते की मोहलत दे दो,
तो इस हफ्ते में वो और अच्छे से सीख जाएंगी और फिर उनके हाथ का बना हुआ खाना वो आपको भेजेंगी। फिर आप ही उसे चक्कर देखना, फिर उसके अनुसार ही आप आगे का फैसला लेना। हाँ माँ, प्लीज एक मौका दे दो ना उन तीनों को। देखना आप, वो तीनों खुद को जरूर साबित करेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है। अब जब तुम तीनों इतना कह रहे हो तो मैं उन तीनों को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल एक ही हफ्ता, क्योंकि उससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। क्योंकि उस नालायक अलबेली को काम छोड़कर जाने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए कह रही हूँ मैं। ठीक है माँ, एक हफ्ता भी बहुत है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। फिर वो तीनों चंदा को टिफिन भेजती हैं और उन तीनों के हाथ का बना खाना खाकर चंदा बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है, इन तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे, एक महीने में इतना अच्छा खाना बनाना तो मैं भी नहीं सीख पाई। मानना पड़ेगा, आजकल के नौजवान अगर ठान ले तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बस ठानते नहीं हैं और यही दिक्कत है। तो फिर माँ, शादी पक्की ना? हाँ बेटा, बिल्कुल पक्की। अरे, मुझे तो ऐसी ही बहुएं चाहिए थी जो खाना एकदम मस्त बनाए। और ये खाना खाकर तो मैं यही कहूंगी कि ये तीनों तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा आगे निकली। क्या बात है माँ, थैंक यू सो मच। सच में उन तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे प्यार की खातिर उन तीनों ने एक महीने में खाना बनाना सीख भी लिया। और नहीं तो क्या। चलो, अब शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। उन तीनों के घर वाले तो जैसे तैसे करके इस रिश्ते के लिए मान ही जाएंगे, लेकिन बस माँ को मनाना मुश्किल था। लेकिन अब तो वो मुश्किल काम भी पूरा हो चुका है। फिर कुछ ही दिनों में उन तीनों की शादी हो जाती है और अब रुबीना, डिम्पल और साची बहुएं बनकर घर पर आती है। फिर उनकी पहली रसोई की रस्म में जब वो तीनों पहली बार खाना बनाती हैं, तभी हाय हाय, अरे ये कैसा हलवा बनाया है तुम तीनों ने? अरे, इसमें तो चीनी ही नहीं है और इतना फीका हलवा खाने से अच्छा तो मैं जहर ही खा जाऊं। माफ करना माँ जी। अरे, क्या माफ करना? और ये क्या बनाया है तुमने? ये पूरियां बनाई है या कड़क पापड़ बनाए हैं? सारी की सारी पूरियां तो तुमने कड़क बना दी। और ये दाल, ये तो एकदम बेस्वाद बनी है। अरे, शादी के पहले जब तुम तीनों ने हमारे घर पर टिफिन भेजा था, तब तो वो खाना कितना स्वादिष्ट बना था। और अब उस खाने में और इस खाने में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। आखिर बात क्या है? शादी के चक्कर में खाना बनाना भूल गई क्या तुम? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम पहले अपने घर पर थे ना, तो वहां पर हमारी मदद करने के लिए माँ या फिर दादी रहती थी। लेकिन यहाँ पर आकर तो हम अकेले पड़ गए हैं ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए और आज उसी कंफ्यूजन के चक्कर में ये गड़बड़ हो गई। हाँ माँ जी, इसलिए प्लीज आप इस गड़बड़ से बने हुए खाने को खाकर हम तीनों को जज मत कीजिए। हम तीनों आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे से ही सही, लेकिन हम आपकी पसंद का खाना बनाकर ही रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो राम ही जाने। और सच कहो तो मुझे तो तुम तीनों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे, तीनों लड़कियां एक साथ अकेले कैसे हो सकती है? फिर ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहुएं मार्केट से सब्जियां लेकर आती हैं, तभी अरे, ये कितनी सारी सब्जी लेकर आई हो तुम, लेकिन पालक की गड्डियां कहाँ पर है? मैंने तो तुम्हें 3 गड्डी पालक लाने को कहा था, लेकिन वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। हाँ माँ जी, हमें सब याद है। और ये रही पालक की गड्डी। हम कुछ भी नहीं भूले माँ जी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि आपको पालक कितना पसंद है और आज आपका पालक की सब्जी खाने का कितना मन है। क्या? अरे, तुम तीनों क्या बेवकूफ हो क्या? ये पालक नहीं, मेथी है, मेथी। अरे, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? आखिर अपने मायके से क्या सीख कर आई हो तुम? देखा रूबीना,
मैं पहले से तुम्हें यही कह रही थी कि ये पालक नहीं मेथी है, मेथी। लेकिन तुमने तो मेरी कोई बात नहीं मानी और इसे पालक समझकर 3 गड्ढे ले ली। क्या? अरे झूठी, झूठ मत बोलो। तुमने कब कहा ऐसा? अब माँ जी सामने खड़ी है ना, तो इनके सामने ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर। अरे माँ जी, सच कहूँ तो मैं पहले से ही पहचान गई थी कि ये पालक नहीं मेथी है। लेकिन ये रुबीना और डिम्पल दोनों आपस में बहस करने लगी और इन दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ये मेथी उठा ली उन्होंने। अरे बस करो तुम तीनों, मुझे मेथी बिल्कुल भी नहीं पसंद और आज मेरा पालक खाने का बड़ा मन था। अरे जब से तुम तीनों इस घर में आई हो, उस दिन से मुझे कुछ भी अपने मन का खाने का मिला ही नहीं है। रोजाना बस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ और आज तो तुम तीनों ने हद पार कर दी। अरे तुम्हें तो सब्जियों के नाम तक नहीं पता कि कौन सी सब्जी मेथी है और कौन सी सब्जी पालक। अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ और हाँ, इस मेथी के पकोड़े बना दो क्योंकि इसकी सब्जी तो मैं खाने से रही। और हाँ, आलू और प्याज के भी पकोड़े बनाना। बारिश का मौसम हो रखा है तो आज तो मैं आंगन में बैठकर मस्त मजे से चाय पीऊंगी। ठीक है माँ जी। और हाँ, मेहरबानी करके चाय और पकोड़े में कोई गड़बड़ मत करना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इस बार खाने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर वो तीनों पकोड़े और चाय बनाती है और वो उसे चंदा को परोसती है। लेकिन उन पकोड़ों को खाकर चंदा गुस्से से चिल्ला पड़ती है, हे भगवान, अरे नालायको, ये पकोड़े तो कच्चे हैं, सारा बेसन मेरे मुंह में आ रहा है। अरे ठीक से तलने भी नहीं आता क्या तुम तीनों को? चंदा की ये बातें सुनकर वो तीनों अपना सर पकड़ लेती हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, और अब तुम मुझे काम करने दोगे या फिर यही रोकने का इरादा है तुम्हारा? क्यों ननंद जी? ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं। फिर मोनिका गुस्से में उर्वशी के कमरे से बाहर चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये कबर्ड तो कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसे तो मुझे कबाड़ में बेचना है, लेकिन कोई मेरा ये काम सुनेगा तब ना। अरे क्यों परेशान होती हो माँ? फोन इस्तेमाल करना तो आप अच्छे से जानती हो ना, तो ऑनलाइन बेच दो इसे। क्या? अब इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है? हाँ माँ, ये आधुनिक जमाना है और यहाँ पर घर बैठे बैठे सारे काम हो सकते हैं। अरे अगर ऐसी ही बात है तो तू ही बेच दे इसे। अभी नहीं माँ, मुझे सुनंदा काकी की बेटी विद्या के साथ टेलर के पास जाना है। पायल की शादी के लिए लहंगा जो लेना है मुझे। अरे तेरे मामा की बेटी की शादी है वो, ना कि तेरी शादी है जो तू इतना सजने संवरने पर ध्यान दे रही है। अब जाने दो ना माँ, अब आप मुझे विद्या के साथ भी कहीं जाने नहीं दोगी क्या? वो तो एक सीधी सादी लड़की है। हमें पता है कि वो एक सीधी सादी लड़की है, इसीलिए तुझे उसके साथ जाने दे रहे हैं हम लोग, वरना तुझे तो अच्छे से पता है कि तेरा अकेले घर के बाहर जाना बंद है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। तभी उर्वशी वहां पर आती है और उस कब्बड़ की फोटो क्लिक करके उसे ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देती है। लीजिए माँ जी, हो गया। अब शाम तक ये कब्बड़ अपने नए मालिक के पास पहुंच जाएगा और हमें इसके पैसे भी मिल जाएंगे। क्या बात है बहू, तूने तो इसे बेच भी दिया? हाँ माँ जी, बहुत खूब बहू। अरे एक वो मेरी नालायक बेटी है जो उसे बस बाहर निकलने की ही जल्दबाजी रहती है। अब जाने दीजिए ना माँ जी। चलिए अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू। फिर कब्बड़ के बिक जाने के बाद उर्वशी उसके सारे पैसे मंजू के हाथ में थमा देती है। और तभी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो कब्बड़ आखिरकार बिक ही गया। वैसे आइडिया तो मेरा ही था ना,
आखिरकार मेरे कारण ही तो बिका है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने बस आइडिया बताया, लेकिन उस काम को पूरा नहीं किया। बताने और करके दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और कुछ सीख अपनी भाभी से, तेरी ही उम्र की है वो, लेकिन ये तो तुझसे भी ज्यादा समझदार है। अब रहने दीजिए ना माँ जी, शाम के समय बहस मत कीजिए। उर्वशी की तारीफ सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले पापा कम थे, जो अब उर्वशी ने अपनी अच्छाई से माँ का भी दिल जीत लिया है। नहीं, ऐसा ही रहा तो ये उर्वशी मुझसे मेरे परिवार को ही दूर कर देगी और पूरा परिवार अपनी तरफ कर लेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर एक दिन, अरे माँ, आज जो मैंने सुना है ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भाभी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी माँ। अरे क्या हुआ मोनिका, क्या सुना है तूने बहू से ऐसा? अरे माँ, आज जब मैं रसोई में भाभी का हाथ बटा रही थी तभी। अरे तभी क्या, आगे भी तो बोल। तभी मेरे हाथ में दर्द होने लगा, इसलिए मैंने भाभी से कहा कि मैं आराम करने जा रही हूँ और अब मैं आपको शाम को ही मदद कर पाऊंगी। फिर वो अचानक से गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी कि अगर तुमने काम करने में ना नुकुर किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और अब तो मैं सिर्फ तुमसे ही काम करवा रही हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं सारे काम माँ से भी करवाऊंगी। सबको काम मिल बांट कर करना होगा। क्या बहू ने ऐसा बोला? हाँ माँ, आपकी बहू बस जुबान से अच्छी है, लेकिन दिल की एकदम बुरी है वो। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। मुझे भी कभी नहीं लगा था माँ कि मेरी सहेली रह चुकी मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी और मुझे ही काम पर लगवाएगी। और वो अगर इस घर की बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो घर की मालकिन के साथ तो वो क्या क्या कर सकती है माँ। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है माँ। रुक जा, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर शाम होने पर मंजू ये सारी बातें सबको बताती है। क्या? लेकिन बहू, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू मुझसे ही काम करवाएगी? अरे नहीं माँ जी, मोनिका झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो आपकी कितनी कदर करती हूँ। उल्टा मैं तो मोनिका से भी ज्यादा काम नहीं करवाती। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी मोनिका झूठ बोल रही है? देखो भाभी, अब ज्यादा मत बनो। तुमने मुझे ये सब कहा है आज दोपहर में, इसीलिए मैंने माँ को जाकर बताया। देखिए ना भैया, आपकी बीवी आपकी ही माँ को नौकरानी बनाने के सपने सजा रही है। चुप रहो मोनिका, जो मन में आए वो बके जा रही हो। मैं उर्वशी को आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। वो किसी के बारे में इतना घटिया सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन बहुत साफ है। इंद्रनील गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रुक जाइए पापा जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज पापा जी। छी बहू, आज पता चल गया कि तू कितनी बुरी है। लोग सच ही कहते हैं, जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा बिल्कुल नहीं होता। और आज तूने ये साबित भी कर दिया। ये आप क्या कह रही हो माँ? और आप अचानक से मोनिका की बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हो? एक बार सोचकर देखिए ना, उर्वशी की जबान पर हमेशा मिठासी रहती है और वो इतनी कड़वी बातें कभी नहीं बोल सकती। हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। पता नहीं ये मोनिका आपको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है। अरे माँ, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये लड़की बहुत चालबाज है। जब ये मेरी सहेली थी तब भी ये सबके मुंह पर अच्छी बनती थी, लेकिन पीठ पीछे बुरी बनती थी। शराब तो ये भी पीती थी, वो भी मुझसे ज्यादा। और उस दिन मैंने गलती से शराब क्या पी ली, इसने तो सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया।
बस सर्वगुण संपन्न बनने का ढोंग कर रही है ये लड़की। बस कर मोनिका, अपनी हद पार मत कर, वरना मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। सागर, तू मोनिका से इस तरह बात नहीं कर सकता। और मोनिका बेटा, तुझे इन दोनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। हाँ माँ, चलिए। फिर मोनिका और मंजू अपने कमरे में चले जाते हैं और उर्वशी बहुत रोती है। तभी सागर उसे सांत्वना देता है। रो मत उर्वशी, शांत हो जाओ। मैं हूं ना यहाँ पर और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो ना सागर, मोनिका किस तरह से खेल खेल रही है मेरे साथ। अरे मैंने उसे तो बातें क्या सुना दी, उसने तो गुस्से में माँ और पापा को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया और इस तरह से तो वो मुझे सबसे दूर कर देगी। देखो उर्वशी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और रही बात माँ और पापा की, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी तुमने उनके लिए किया है और जितना प्यार तुमने उन्हें आज तक दिया है, वही प्यार उन्हें तुम तक जरूर खींच लाएगा। उर्वशी से अब घर में कोई बात नहीं करता और ये सब देखकर मोनिका को बड़ी खुशी मिलती है। तुझे तो मेरी भाभी बनने का बहुत शौक था ना उर्वशी। अब देखना तेरी ये ननन कैसे तेरा जीना दुश्वार करती है। अरे ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी प्यारी सहेली। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी भाभी। फिर एक रोज जब घर के बाहर कबाड़ी वाला आता है, तभी मोनिका जानबूझकर इंद्रनील के सारे पसंदीदा किताबें उस कबाड़ी वाले को बेच देती है। अरे मेरे कमरे से किताबें कहाँ चली गई? मंजू, बहू जी, क्या हुआ? इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे कमरे में रखी हुई सारी किताबें कहाँ गायब हो गई? क्या? अरे ऐसे कैसे किताबें गायब हो सकती है? अरे पापा जी, मैं तो आपके कमरे में आई ही नहीं सुबह से, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं चोरी तो नहीं हो गई ना? कोई किताबें क्यों चोरी करेगा मंजू? कैसे पागलों की तरह बातें कर रही हो तुम? बाप रे भाभी, तुमने सच में झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि थोड़ी ही देर पहले कबाड़ी वाले को आपने पापा की सारी पसंदीदा किताबें बेच दी और अब पापा के सामने आप झूठ बोल रही हो कि आप उनके कमरे में ही नहीं गई। अरे और कितना पाप करोगी आप? क्या? बकवास मत करो मोनिका, मैंने किसी भी कबाड़ी वाले को कोई किताबें नहीं दी है। उर्वशी बहू, मोनिका जो कह रही है वह सच है क्या? अरे नहीं पापा जी, आप चाहो तो उस कबाड़ी वाले को पूछ सकते हो, मैंने उसे कोई किताबें नहीं दी है। इस बात का तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रुक जाओ, मैं उस कबाड़ी वाले को लेकर आती हूँ। फिर मंजू उस कबाड़ी वाले को घर पर लेकर आती है। हाँ काका, मैंने वो सारी किताबें आप ही की बहू से ली है। क्या? देखा पापा, मैं सच बोल रही थी, लेकिन किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। बहू, नहीं पापा जी, ये कबाड़ी वाला झूठ बोल रहा है। मैं भला आपकी किताबें क्यों बेचूंगी इसे? वो किताबें जिनमें आपकी जान बसती है। मुझ पर भरोसा कीजिए पापा जी, मैं सच बोल रही हूँ। ये जरूर मोनिका की कोई नई चाल है। जरूर इसी ने इस कबाड़ी वाले को झूठ बोलने के लिए कहा होगा और इसके लिए उसने पैसे भी दिए होंगे। वाकई में मानना पड़ेगा, इसका दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है। हकीकत में तो मैंने इस कबाड़ी वाले को पैसे ही दिए हैं और इसने तो इसका अंदाजा भी लगा लिया। वाह, कमाल हो भाभी आप तो। चुप हो जाओ बहू, मेरी बेटी थोड़ी सी बिगड़ेल है, लेकिन इतनी भी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी वो। अब जब तुम्हारा असली रूप हमारे सामने आ रहा है, तब तुम सारा इल्जाम हमारी मासूम सी बेटी पर डाल रही हो। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मंजू, इस आदमी से सारी किताबें वापस ले लो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ले लूंगी। पापा जी, रुक जाइए पापा जी। फिर मंजू उसके पास से किताबें लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है।
तभी वहां पर मोनिका और उर्वशी ही रह जाती है। ये सब तुम क्यों कर रही हो मोनिका? सिर्फ अपना बदला लेने के लिए? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस एक भाभी होने के नाते कुछ उम्मीदें रखी मैंने तुमसे, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। छी मोनिका, लानत है तुम पर। सबसे पहले एक सहेली होने के नाते और दूसरा एक ननंद होने के नाते ये सब तुमने शुरू किया है। और जब मैं तुम्हारी भाभी बनी तब तुम मेरे साथ एक ननंद की तरह पेश आई, वो भी जानबूझकर। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी सहेली ही समझा है। और जब तुम उस दिन शराब पीकर आ गई तब मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। घर के सारे लोग तो वहां पर मेरी आवाज सुनकर आ गए थे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तब मैंने भी तय कर लिया कि तुम जब मेरे साथ एक ननंद की तरह व्यवहार कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक भाभी की तरह ही व्यवहार करूंगी। लेकिन वो भी मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। लेकिन अफसोस की बात है ना भाभी, अब तो सब खत्म होते जा रहा है। बस कुछ दिन और फिर तुम सबके मन से उतर जाओगी, यहाँ तक कि भैया के भी मन से उतर जाओगी। फिर मैं तुम्हें हमारी जिंदगियों से दूर कर दूंगी। सच में मोनिका, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। एक दोस्त से दुश्मन बन गई हो तुम। लेकिन ये कभी मत भूलना, इतिहास गवाह है, आज तक हमेशा अच्छाई की ही जीत हुई है और इस बार भी जरूर होगी। उर्वशी की ये बातें सुनकर मोनिका का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में उर्वशी ये सारी बातें सागर को बताती है। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है घर में? माँ और पापा इतने अंधे कैसे हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आ रहा? ये सब मोनिका ही कर रही है। मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। नहीं सागर, रुक जाओ, गुस्से में कुछ मत करो, जाने दो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहा था ना कि मेरा प्यार ही माँ जी और पापा जी को मुझ तक खींच लाएगा। और वैसे भी अगर हम भी वही करने लगे जो मोनिका कर रही है तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? इससे बेहतर तो यही होगा कि हम शांत रहकर ये सब नजरअंदाज करें और एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाएगा। उर्वशी के इस तरह समझाने पर सागर भी अब शांत हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्योंकि तेरी बेटी ने ये महंगा शोपीस तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मेरा विश्वास करो, मैंने ये शोपीस नहीं तोड़ा है। मैं तो वहां दूसरी तरफ खेल रही थी। अरे जब परी कह रही है कि इसने ये शोपीस नहीं गिराया है तो तुम इस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? परी तेरी तरह झूठी बिल्कुल नहीं है। काव्या बहू, परी ने ही ये शोपीस तोड़ा है। मोनिका झूठ नहीं बोलेगी। बच्ची है वो, खेलते खेलते हाथ लग गया होगा उसका, और नहीं तो क्या। और अब इसकी भरपाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे और तेरी बेटी को इस घर में रहने नहीं दूंगी। क्या? हाँ, पूरे 40,000 का शोपीस था ये, लेकिन तुझ जैसी गरीब से मैं 30,000 ही लूंगी। 2 महीने में 15,000 करके दे देना, और अगर नहीं दिए तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जाए यहाँ से। समझी कि नहीं? तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। तुझे अपने कर्मों के फल जरूर मिलेंगे। देखना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना किसी पाप से कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस काव्या की कमजोरी यही है कि ये घर छोड़कर जा ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये चाल सोच समझ कर चली है। वो शोपीस तो वैसे भी पुराना हो चुका था। अब मुझे उस 10,000 के शोपीस के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इसी बात को सोच सोचकर बेचारी काव्या ऑफिस में काम करते वक्त फिर से रोने लगती है। तभी उसके पास अमित आता है और इस बार वह रोते रोते अमित के सामने सारी बातें बता देती है। क्या काव्या, तुम कितनी गलत जगह पर हो।
तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अरे तुम खुद ही कमाती हो, इतनी होनहार हो, तो निकल जाओ ना उस घर के बाहर और रहो अकेले अपनी परी के साथ। आखिर तुम्हें उस नरक में क्यों रहना है? नहीं अमित, ये सब कहने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। परी उस घर का खून है और मेरा भी इस दुनिया में माँ जी और देवर जी के अलावा कोई भी नहीं है। अरे लेकिन जिस घर में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई इज्जत नहीं करता, उस घर में रहने का क्या फायदा? अगर रहना ही है तो कहीं और रह लो ना फिर। बाहर का काम भी करो और घर का काम भी करो। ये सब तो सरासर गलत है काव्या। मैं बाहर निकल सकती हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ, पर मुझे अपने सास और देवर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वह जरूर बदलेंगे। और अमित, एक औरत का अकेले एक बेटी के साथ रहना जमाने में खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मुझे डर लगता है। अरे डर का सामना नहीं करोगी तो वो खत्म कैसे होगा? और किसने कहा है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। मेरी माँ वैसे भी दिन भर अकेली ही रहती है, उन्हें भी परी का साथ मिल जाएगा। नहीं अमित, मैं किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहती। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इतना कहकर काव्या अपना काम करने लग जाती है। मैं जानता हूँ काव्या कि तुम अकेले जीने से घबरा रही हो, लेकिन तुम्हें उस नरक से निकलना ही होगा। मुझे कुछ भी करके काव्या को समझाना होगा। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही। फिर कुछ ही दिनों बाद मोनिका दीप को चेन बनवा कर देती है, लेकिन जब यामिनी उस चेन को देखती है तभी, अरे दीप बेटा, ये सोने की चेन है? हाँ माँ, मोनिका ने बनवाई है मेरे लिए। 2 दिन पहले ही बनवाई थी, लेकिन मैंने आज पहना है। अच्छी है ना? अच्छी तो है बेटा, लेकिन ये सोने की चेन लग नहीं रही। क्या? अरे आप क्या कह रहे हो माँ जी? ये असली सोने की चेन है। इस बुढ़िया का पैर तो कब्र में जा चुका है, लेकिन इसकी आंखें अभी तक एकदम तेज है। नालायक कहीं की। नहीं बहू, ये सोने की चेन नहीं है, बल्कि एक नकली चेन है। मुझे सोने के अच्छे से पारख है, क्योंकि मैंने एक सुनार की दुकान पर काम किया है। अरे मोनिका, माँ कह रही है तो सच ही होगा ना? हाँ बेटा, तू चाहे तो जाकर सुनार से भी जांच करवा सकता है। फिर दीप जाकर सुनार के पास उसकी जांच करवाता है। तभी ये साबित हो जाता है कि वो चेन असल में नकली ही है। तभी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम असली चेन बनवाई थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सोनार से भी मिलवा सकती हूँ। उसने खुद जांच कर दिखाई थी मुझे। लेकिन दीप, कहीं तुम इन 2 दिनों में इस चेन को कहीं छोड़कर तो नहीं गए थे ना? हाँ मोनिका, मैंने इस चेन को अपने ऑफिस के बैग में रखा था, और बैग तो मैं ऑफिस के एक अलग रूम में ही रखता हूँ। हर कोई अपनी बैग वहीं पर रखता है। इसका मतलब तुम्हारी सोने की चेन किसी ने चुराई है और उसकी जगह पर ये नकली चेन रख दी है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। एक काम करो, अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देखो ना, क्या पता उस चोर के बारे में पता चल जाए। नहीं मोनिका, हमारे ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से सारे सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ गए हैं। अब अगले हफ्ते ही लगवाए जाएंगे। अरे मेरे बुद्धूपति, इसे खबर भी नहीं है कि मैंने इसे नकली चेन दी है। मैं जानती थी कि इसे नकली और असली सोने का फर्क नहीं पता है, लेकिन इस बुढ़िया को पता चल गया और फिर से बातों बातों में ये मामला मुझे यही दबाना होगा। अरे बाप रे, अब इसका मतलब यही है कि वो चेन तो चली गई हमारे हाथ से। हाँ माँ जी, लेकिन तुम चिंता मत करो दीप, मैं तुम्हें अगले महीने नई चेन दिला दूंगी। तभी वहां पर काव्या आती है। वाह, क्या बात है मोनिका। अरे तुझे क्या लगता है, तेरी चालें और तेरी झूठी बातें किसी को समझ में नहीं आती क्या? तू माँ जी और देवर जी को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। देवर जी, माँ जी,
हर बार जब जब ये आप दोनों को कुछ देने का वादा करती है, तभी या तो वो पैसे चोरी हो जाते हैं या फिर कभी सोने की असली चेन नकली चेन से बदल जाती है या फिर कभी सर्वर इशू हो जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, क्योंकि ये सारा इसका नाटक रहता है। क्या? हाँ, ये सारा नाटक इसीलिए करती है ताकि इसके जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो, और अगर खर्च हो भी जाए तो भी ये चोरी करके वापस अपने पास रख लेती है। माँ जी को दिए गए पैसों को भी इसी ने चुराया होगा, क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है। जब मैं माँ जी के कमरे में गई ही नहीं थी तो मेरे झुमके वहां पर कैसे पहुंचे? ये बस आप दोनों को पैसों और कीमती चीजों की झूठी आशा देकर अपने काबू में रखना चाहती है, ताकि आप दोनों इसके नौकर बने रहे और ये इस घर पर राज करती रहे। काव्या के मुंह से अपना सारा सच सुनकर मोनिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस, बहुत बोल गई हो आप भाभी, अब चुप हो जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी है। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। और नहीं तो क्या, अरे मेरी मोनिका बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अमीर घर की बेटी है और घर में वाकई में चोरियां हुई है, और ये आखिर हमें कुछ देने के लिए कंजूसी क्यों करेगी? इसके जैसा खुला मन तो किसी के पास नहीं है। और आप तो हमें सफाई दो ही मत काव्या भाभी। मैं और माँ अच्छे से जानते हैं कि मोनिका कितनी सच्ची है। अरे वो तो आप है जो इससे जलती हो और हम दोनों को इसके खिलाफ करना चाहती हो, इसीलिए आप फूट डाल रही हो ना। और भाभी, आइंदा से मेरे साथ इस तरह से पेश आई तो मैं आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। काव्या को वो तीनों खूब सुनाते हैं, जिस कारण वो फिर एक बार घर से निकलने वाली बात सुनकर चुप हो जाती है। वैसे अगर ये काव्या घर के बाहर गई तो सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे लिए ही हो जाएगी, क्योंकि इसके पैसे जो आना बंद हो जाएंगे और मुझे इन दोनों फटीचर माँ बेटे को संभालना होगा। अपनी मुफ्त की नौकरानी जेठानी ना चाहे, इसीलिए मुझे इसके मन में ये डर पैदा करना होगा कि मैं इसे घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। काव्या को अब मोनिका का असली चेहरा दिख चुका था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से यामिनी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? रिपोर्ट्स आ गई क्या उनकी? क्या हुआ है उन्हें? उनका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उन्हें हद से ज्यादा कमजोरी आई है और वो बेहोश हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। फिर काव्या अब अपने काम पर छुट्टी लेती है और घर के सारे काम निपटा कर वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाती है, और वो अपनी सास की देखरेख करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये लीजिए माँ जी, ये दाल खिचड़ी मैंने आपके लिए लाई है। चलिए उठकर बैठ जाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। हाँ बहू। मोनिका उन दोनों को हॉस्पिटल के रूम के बाहर से देख लेती है। प्यार तो ये करती है अपने देवर और सास से, इसीलिए इस बुढ़िया की इतनी चिंता कर रही है, वरना अभी तक तो यह इनसे लड़ भी चुकी होती। लेकिन अब तो देव हॉस्पिटल का पूरा बिल मुझसे ही भरवाएगा, लेकिन मैं पैसे बिल्कुल नहीं भरना चाहती, और उसके लिए मुझे कोई ना कोई चाल तो चलनी ही होगी। फिर मोनिका एक आदमी से मिलती है। सुनो, मैं जब हॉस्पिटल की कुर्सी पर पैसों की थैली रखूंगी, तब तुम वहां पर आकर तुरंत उसे चुरा कर ले जाना और फिर मुझे वो पैसे वापस दे देना। लेकिन हाँ, याद रहे, तुम मास्क पहनकर ही आना, ताकि कोई तुम्हारी शक्ल ना पहचान सके। ठीक है मैडम जी, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब देखना, मैं पैसे देकर माजी और दीप की नजर में अच्छी भी बन जाऊंगी, और इस चाल से मुझे मेरे पैसे वापस भी मिल जाएंगे। मोनिका हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए वह पैसों की थैली लाती है और उसे कुर्सी पर रख देती है।
और वो आदमी मास्क पहनकर वहां पर आता है और थैली चुरा कर ले जाता है। हे भगवान, अभी तो मैंने पैसों की थैली यहीं पर रखी थी और उसमें पूरे 15,000 रुपए थे। कहाँ चली गई वो थैली? मोनिका, वो थैली यही कहीं होगी, जरा सही से ढूंढो। वो लोग उस थैली को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो थैली उन्हें मिलती ही नहीं और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि किसी चोर ने वो थैली चोरी की है। देखा ना भाभी, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे माजी और दीप के पैसों पर किसी चोर की नजर है। हाँ मोनिका, ये पक्का वही चोर होगा जिसने माँ के पैसे और मेरी सोने की चेन चुराई है। लेकिन अब क्या करें? अब हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे हम लोग? पापा और माँ तो 5 दिनों के लिए आश्रम रहने गए हैं, तो उनसे भी कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। पैसे मिलना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने परी की फीस के लिए बचा कर रखे थे। मैं उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ। पैसों का क्या है, बाद में कमाए जा सकते हैं, लेकिन अभी माँ जी की सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर काव्या अपने सास का हॉस्पिटल का बिल भरती है और वो आदमी बाद में मोनिका को पैसे वापस लौटा देता है। यही तो चाहती थी मैं कि काव्या की कही गई बात कि मैं नाटक कर रही हूँ और मैंने ही चोरी की है, ताकि मेरे पैसे मुझे वापस मिल सके। और ये सब झूठ साबित करने के लिए मुझे एक नकली चोर बुलाना पड़ा और उससे ये सब करवा के मुझे मेरे पैसे भी वापस मिल गए और दीप और माजी की नजर में मैं अच्छी भी बन गई। काव्या के इतना सब करने के बाद भी दीप और यामिनी दोनों उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे पहले से आते थे। फिर एक रोज मोनिका अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ यार, मेरी तो ऐशी है यहाँ पर। सास और पति को पैसों की झूठी आशा देकर मैं उन पर मस्त राज करती हूँ। जेठानी घर और बाहर दोनों के काम करती है और मैं तो बस महारानियों की तरह हुक्म फरमाती हूँ। अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, जो अपनी सास और पति के ऊपर पैसे उड़ाऊं? तभी अचानक से वो पीछे देखती है। तभी वहां दरवाजे पर यामिनी खड़ी होती है। ओ तेरी, लगता है इस बुढ़िया ने सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।